नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। वहीं 18 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार का ऐलान किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में कहा कि मेरी सरकार ने संघीय ढांचे की सामूहिक शक्ति का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस समन्वय ने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है और संविधान की प्रतिष्ठा को सशक्त किया है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 8 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति माह अतिरिक्त अनाज निःशुल्क सुनिश्चित किया गया। सरकार ने प्रवासी श्रमिकों, कामगारों और घर से दूर रहने वाले लोगों की भी चिंता की। राष्ट्रपति कोविंद ने अपने संबोधन में कहा कि मेरी सरकार ने 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी चलाया। करीब 31,000 करोड़ रुपए गरीब महिलाओं के जनधन खातों में सीधे ट्रांसफर भी किए गए। देश भर में महिलाओं को 14 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए बवाल के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम गाजीपुर बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। हम अपनी मांगों को लेकर भारत सरकार से बातचीत करेंगे। मैं लोगों से शांति कायम करने की अपील करता हूं। जब तक कानून वापस नहीं होते धरना जारी रहेगा। राकेश टिकैत के अड़ने के बाद देर रात पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स को गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौटना पड़ा। बता दें कि शाम से गाजीपुर बॉर्डर पर तनाव का माहौल था। ऐसा लग रहा था कि कल की रात कुछ भी हो सकता था। आंदोलन स्थल पर किसानों का आना जारी है। बाकी नेता राकेश टिकैत द्वारा भावुक होने वाले वीडियो के वायरल होने के बाद पश्चिमी यूपी में खलबली मच गई है। वहीं राकेश टिकैत के समर्थन में सैकड़ों की संख्या में मेरठ, बिजनौर और बागपत से किसान ट्रैक्टर के साथ गाजीपुर बॉर्डर के लिए कूच कर गए। बाकी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर हुए घटनाक्रम को लेकर देर रात आपातकालीन पंचायत बुलाई। नरेश टिकैत ने कहा कि मेरे छोटे भाई राकेश टिकैत के आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। हम इस आंदोलन को निर्णायक स्थिति तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन बड़ा रूप लेता जा रहा है। इस दौरान राकेश टिकैत से मिलने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आज किसानों से मुलाकात करेंगे। किसान संगठन ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर हुए बवाल के बाद वापसी कर रहे हैं। किसानों की मान मनोबल में जुट गए हैं। किसानों को अब एक साथ बनाए रखने और हर जिले से 10 ट्रैक्टर और 100 किसान लाने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। राकेश टिकैत के समर्थन में देर रात हरियाणा के जींद में ग्रामीणों ने जींद चंडीगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया। हालांकि लोगों ने करीब 15 मिनट बाद खुद ही जाम खोलते हुए शुक्रवार को गांव में पंचायत कर आगे की रणनीति बनाने का फैसला लिया। ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुए बवाल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली बवाल में खालिस्तानी हाथ होने के सबूत मिले हैं। खालिस्तानी ट्विटर हैंडल से बवाल की साजिश रची गई थी। ट्विटर हैंडल कहां और किसने बनाया, दिल्ली पुलिस ये तमाम डिटेल खंगालने में जुटी है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए अराजकता की जांच तेज कर दी है। अब घटनाओं के पीछे साजिश की जांच विशेष प्रकोष्ठ करेगा। पुलिस ने इस संबंध में राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया है। एसीपी रैंक का एक अधिकारी टीम का नेतृत्व करेगा। लाल किले पर हुए बवाल को लेकर निशाने पर आए पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने एक और वीडियो जारी किया है। सिद्धू ने कहा है कि उनके खिलाफ जो लुकआउट नोटिस जारी हुआ है वो उसकी जांच में जरूर शामिल होंगे। हमें 1-2 दिन का समय चाहिए जिससे वो सच निकल सके। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लाल किले पर हुई अराजकता के लिए खुफिया विफलता को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया क्योंकि सरकार स्थिति का फायदा उठाना चाहती थी। भाजपा अपने हर विरोधी को पाकिस्तानी बताती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गाजीपुर बॉर्डर पर जारी गतिरोध को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब एक साइड चुनने का समय है। मेरा फैसला साफ है। मैं लोकतंत्र के साथ हूं। मैं किसानों और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हूं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को धमकाया जा रहा है। जो लोग अन्नदाताओं को तोड़ना चाहते हैं वे देशद्रोही हैं। आधी रात में लाठी से किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की गई। ये लोकतंत्र के विपरीत है। पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह ने किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस को सरासर गलत बताया। उन्होंने कहा कि किसानों के भाग जाने की आशंका निंदनीय है। किसान कहां भाग जाएंगे? इसमें ज्यादातर छोटे किसान हैं। वे बड़े कॉर्पोरेट अपराधी नहीं हैं जो अरबों लूट कर भाग गए। दिल्ली में हुई अराजकता मामले में नोएडा पुलिस ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर समेत राजीव सरदेसाई सहित 6 पत्रकारों पर कार्रवाई की। पुलिस ने इनके खिलाफ राजद्रोह और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया है। नोएडा के सेक्टर 20 थाने में ये मामला समाज सेवी की शिकायत पर दर्ज हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे किसानों की मांगों को लेकर 30 जनवरी से अनशन करने पर अटल हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर अपने गांव,
राड़े गलसिद्दी में अनशन शुरू करेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से प्रदर्शन में शामिल होने का आग्रह किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह बल प्रयोग कर बीजेपी सरकार किसानों का आंदोलन कुचल रही है, उससे किसानों के साथ साथ हर सच्चे भारतीय की आत्मा रो रही है। किसान इसका जवाब बीजेपी को जरूर देंगे। गणतंत्र दिवस के दिन हुए बवाल की घटनाओं को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक और जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि बवाल रोकने में नाकामयाब रहे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया जाए। मामले की सुनवाई 1 फरवरी से होगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि लाल किले से कुछ प्राचीन वस्तुएं गायब हैं। गणतंत्र दिवस पर दिखाई गई झांकियां क्षतिग्रस्त मिली हैं। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह के बाद सभी झांकियों को लाल किले के परिसर में रखा जाता है। 15 दिन तक लोग इन्हें देखने आते हैं। मोदी ने अबू धाबी के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर चर्चा की। साथ ही भारत यूएई साझेदारी को और मजबूत करने के लिए विचार विमर्श और सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। 10वीं और 12वीं कक्षा की सीबीएसई परीक्षा के तिथिवार कार्यक्रम की घोषणा 2 फरवरी को होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा 4 मई से 10 जून तक होनी है। 2 फरवरी को इसकी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट के चलते आज कई मार्ग बंद रहेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि विजय चौक और आसपास स्थित मार्गों पर आने से बचें। दिल्ली पुलिस ने लोगों को आनंद विहार, डीएनडी और लोनी के रास्तों से आने की सलाह दी है। भारत और फ्रांस पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और फ्रांस की पारिस्थितिकीय परिवर्तन मंत्री बारबरा पोम्पिली ने भारत फ्रांस वर्ष की शुरुआत की। इसका लक्ष्य भारत फ्रांस सहयोग को सुदृढ़ करना है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कोरोना वैक्सीन उत्पादन के मामले में भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता दुनिया में सबसे बेहतर है। हमें उम्मीद है कि भारत का टीकाकरण में अहम योगदान रहेगा। भारत के पास सभी साधन मौजूद हैं। आप विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सोमनाथ भारती की सजा निलंबित करने का आदेश सुनाया है। बता दें कि सोमनाथ भारती को एम्स के सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। सीबीआई की टीम पंजाब में चावल और गेहूं के 40 गोदामों पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई द्वारा इन गोदामों से चावल और गेहूं के नमूने लिए जा रहे हैं। सीबीआई की इस छापेमारी को किसान आंदोलन और ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए बवाल को जोड़कर भी देखा जा रहा है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,07,20,000 के पार पहुंच चुका है। इनमें से अभी तक 1,54,010 लोगों की जान जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,855 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 163 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10 करोड़ 20 लाख से ज्यादा हो गया है। इसमें अभी तक 21,99,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने बताया कि नोवावैक्स वैक्सीन के ट्रायल्स कामयाब रहे हैं। इसे जल्द मंजूरी दी जा सकती है। टाटा ट्रस्ट ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 25 साल में केवल 1.5 करोड़ लोगों को ही कानूनी सहायता प्राप्त हुई है। केंद्र सरकार ने 2019-20 में कानूनी सहायता के लिए प्रति व्यक्ति मात्र ₹1.05 खर्च किए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण के निकट चकुटिया में प्रस्तावित हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि हवाई पट्टी देश के लिए बेहद उपयोगी है। इससे हवाई संपर्क बढ़ने के साथ भारत चीन सीमा के नजदीक होने के कारण सेना के लिए भी उपयोगी होगी। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा शो बंद होने वाला है। खुद कपिल शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी गिन्नी दूसरी बार मां बनने वाली है। अपने परिवार को समय देना चाहते हैं। खबरें हैं कि बदलावों के साथ ये शो वापसी करेगा। राजस्थान सरकार ने लोगों को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत दी है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वैट में 2% की कमी की है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश रात 12 बजे से प्रभावी हो गया है। कर्नाटक कांग्रेस ने केसी कौंदैया को विधान परिषद में उपसभापति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। वहीं भाजपा ने एमके प्राणेश को अपना उम्मीदवार बनाया है। जेडीएस ने भाजपा उम्मीदवार का समर्थन देने का फैसला किया है। इससे प्राणेश की जीत लगभग तय है। ओवैसी की पार्टी के सभी 5 विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। इसके बाद इन विधायकों के जेडीयू में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि सीमांचल की समस्या को लेकर सीएम से मुलाकात की है। जीएसटी संग्रह जनवरी से रिकॉर्ड लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। जीएसटी संग्रह में खामियों को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। एसबीआई रिसर्च ने रिपोर्ट में कहा है कि जीएसटी संग्रह आंकड़ों से ज्यादा भी हो सकता है। असम सरकार ने प्रदेश के सबसे पुरानी खादी संस्थान को फिर शुरू कर दिया है। इसे बोडो विद्रोहियों ने 30 साल पहले
बिल्कुल नष्ट कर दिया था। सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि यहाँ कताई और बुनाई की गतिविधियां शुरू होंगी, इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने पहला ड्राइव इन सिनेमा भोपाल में शुरू कर दिया है। पहले ओपन थिएटर का आज से दर्शक लुत्फ उठा सकेंगे। ये फिल्म प्रेमियों को एक नया अनुभव प्रदान करेगा। ड्राइव इन सिनेमा में 100 कारों की क्षमता के साथ 100 दर्शक बैठ सकेंगे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने चुनावी रणनीति छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेसी हूं और मरते दम तक कांग्रेसी रहूंगा। बता दें कि वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चारा घोटाले मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। लालू के वकील ने कहा कि अगर आज उन्हें जमानत मिल जाती है तो वो देर रात रिहा हो सकते हैं। बता दें कि लालू यादव 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले के आरोप में सजा काट रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तीसरे मोर्चे के गठन की शुरुआत तेज हो गई है। इसे जम्मू संभाग में भाजपा का विकल्प बनाने की तैयारी है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो नए जम्मू कश्मीर में 2 नई पार्टियों के उदय के बाद तीसरा मोर्चा भी जल्द अस्तित्व में आ सकता है। सीएम ममता बनर्जी ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली से अस्पताल में मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भरोसा है कि गांगुली जल्द ठीक हो जाएंगे। सौरभ अब ठीक हैं। उन्होंने सफल एंजियोप्लास्टी के लिए डॉक्टरों को भी धन्यवाद दिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि महामारी के बावजूद ऑटोमेशन ने रफ्तार पकड़ी है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर श्रम बल को नए सिरे से कौशल प्रदान करना जरूरी हो गया है। भारत की नई शिक्षा नीति कौशल बढ़ाने पर केंद्रित है। योगी सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कोविड-19 और लॉकडाउन के नियम तोड़ने संबंधी दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इस बारे में कानून मंत्रालय ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए आईसीसी ने घरेलू अंपायरों की घोषणा कर दी है। आईसीसी के एलिट पैनल अंपायर नितिन मेनन दोनों टेस्ट मैचों में मैदानी अंपायर होंगे। मेनन के अलावा 2 नए अंपायर अनिल चौधरी और वीरेंद्र शर्मा डेब्यू करेंगे। भारतीय खिलाड़ियों ने पहले राउंड का कोरोना टेस्ट पास कर लिया है। सभी खिलाड़ियों का आरटीपीसीआर का पहला टेस्ट नेगेटिव रहा। इसके बाद अभ्यास शुरू करने से पहले सभी खिलाड़ियों को 2 और टेस्ट से गुजरना होगा। अभी खिलाड़ी अपने कमरे में ही रहेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।